आज आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज आपको कक्षा 10 के हम एक टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है समास। इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इसकी परिभाषा बताएंगे जो कि आपके हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आपके साथ समास को। देखते हैं सबसे पहले समास कहते किसे, समास होता क्या है। तो ध्यान समझिएगा कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। मतलब संक्षिप्तीकरण का मतलब होता क्या है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि कोई बड़ी सी लाइन है उसको छोटा कर दो, कोई भी बड़ी सी एक वाक्य है उसको छोटा कर दो, पर छोटा करने के बाद जो उसका अर्थ निकले वही निकले, उसी कहते हैं समास। अब इसे हम समझते हैं बुक के हिसाब से क्या लिखा गया है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, एक नया शब्द बनेगा वो भी छोटा बनेगा, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, ठीक है, दो शब्द से कम नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। कम से कम शब्द हो पर अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा निकले, उसे कहते हैं समास। एग्जाम्पल की समझ लो, एक रसोई के लिए घर, ये हमारा एग्जाम्पल, रसोई के लिए घर। अब इस लाइन में चार अक्षर हैं, हमारे चार शब्द हैं। अब इनको हम समास के जरिए छोटा करेंगे पर उसका अर्थ यही निकलेगा कि रसोई के लिए घर। इसको हमने छोटा करके बना दिया रसोई घर। अब ये जो है हमारा समास है, लेकिन इसी का संक्षिप्त रूप है, इसे कहते हैं, इसी का बड़े से छोटा करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसका एग्जाम्पल और है राजा का पुत्र, इसका हो गया समास क्या, राजपुत्र। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा समास क्या है या फिर किसे कहते हैं। अब शुरू करते हैं समास के और भी भागों के बारे में। समास को कितने भागों में बांटा गया है और कक्षा 10 में हमें कौन कौन सा पढ़ना है, पिछले साल कौन सा सिलेबस हमने, सिलेबस में कौन कौन सा, इस साल क्या बढ़ा है क्या घटा है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है हर 2 साल में, एक साल में अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, कुछ घटा रहे कुछ बढ़ा रहे, इस तरीके से। चलिए देखते हैं समास के जो भेद हैं, ये कुल मिलाकर के 6 भेद हैं। कौन कौन सा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कुल 6 प्रकार के समास हैं। इनमें से हमारा तत्पुरुष समास को इस साल 2026 में एनसीईआरटी ने तत्पुरुष समास को हटा दिया पाठ्यक्रम से और उन्होंने बाकी 5 समास को रखा है। किसको, अव्ययी भाव को, कर्मधारय को, द्विगु को, द्वंद्व को, बहुब्रीहि को रखा है। इसमें तत्पुरुष को हटा दिया गया है क्योंकि तत्पुरुष बहुत बड़ा हो रहा था। तत्पुरुष के भी 6 प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ो, उसके बाद इनको पढ़ो, तो सिलेबस बहुत लंबा हो रहा था क्योंकि अब एमसीक्यू पैटर्न पे हो गया है, ये सब तुमको सिर्फ एमसीक्यू में मिलेगा देखने के लिए, इसलिए इसको हटा दिया गया है। चलिए अब हम पहले समास के और अंगों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पूर्व पद, उत्तर पद क्या है, समस्त पद और समास विग्रह क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम चालू करते हैं समास किसे कहते हैं। चलिए देखिए, पहले है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व मतलब आपको, आप सिंपल समझिए, पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले, भाई पूर्व हमारे सामने होता है ना, उसे कहते हैं पूर्व। तो पूर्व मतलब क्या होगा, पहले, जो सब पहले लगा उसे पूर्व पद कहेंगे। और उत्तर पद का अर्थ क्या होता है, उत्तर मतलब बाद में, उत्तर तो भाई बाद में पड़ता है, ठीक है, तो उत्तर जो होगा पीछे वाला शब्द होगा। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा, हमेशा 2 ही शब्द मिलेंगे आपको, कहीं कहीं एक आध शब्द होगा जो 2 से अधिक हो जाए, नहीं तो हमेशा क्या होगा, 2 ही शब्द का होगा। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद, बेसिक से ही समझिए। वही है, समास रचना में 2 पद होते हैं, पहले को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। जब इन दोनों को मिला करके पूर्व पद उत्तर पद 2 शब्दों को मिलन होगा, जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। जैसे रसोई के लिए घर में जो रसोई घर बना है, ये क्या है हमारा, समस्त पद। और रसोई और घर, इसमें देखो जो रसोई घर बना है, एक ये रसोई और घर, ये क्या है, रसोई क्या हो गया पूर्व पद का, घर क्या हो गया उत्तर पद, यही चीज है। गंगा का जल, गंगा जल, गंगा जल क्या है, समस्त पद है, इसमें गंगा क्या है पूर्व पद, जल क्या है उत्तर पद। और ये है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये हाथ क्या होगा, इसमें हाथ क्या होगा पूर्व पद, कड़ी क्या होगी उत्तर पद। इस तरह से ये रहा हमारा पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए अब आगे समझते हैं कि सामासिक शब्द या फिर समस्त पद, जो भी हमने आपको बताया, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने के बाद जो बनता है वही क्या होता है हमारा सामासिक पद या समस्त पद। उसी को कुछ इस प्रकार से कहा गया है, एक समाज के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। समाज के नियम को पता ही है कैसे होता है, जो उससे मिलके बने को क्या होगा, समासिक शब्द होगा।
इसे ही समस्त पद कहते हैं। इसका नियम ही वही है, पूर्व पद और उत्तर पद मिलेगा तो बनेगा। भाई बड़े से बड़े किसी वाक्य को छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त कर दे और उसका अर्थ वही निकले, उसी को समास कहते हैं। अब जो समास करेंगे उस जो समास जो छोटा छोटा शब्द बनेगा वही समस्त पद कहलाएगा। पहला पद पूर्व पद होगा, दूसरा पद उत्तर पद बन जाएगा। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। परसर्ग परसर्ग या लुप्त हो जाते हैं, जो कि समास के चिन्ह होते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, अभी आपने पढ़ा, तो जो के लिए है वो एक विभक्ति है। जब आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे के लिए क्या है, विभक्ति, तो ये सब गायब हो जाएंगे, सिर्फ पूर्व पद उत्तर पद मुख्य मुख्य पद बचेंगे बस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा आगे समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, इसे समझते हैं कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जो सामासिक दो शब्द हैं उनके बीच में जो उनके संबंध को स्पष्ट के नहीं, इसका मतलब ये इसका संबंध इससे यही वाला संबंध है, उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्द यानी विभक्तियों का जो चिन्ह है वो जुड़ जाते हैं। जब हम किसी समाज का समास विग्रह करेंगे उसमें शब्द जुड़ जाएंगे। जैसे कि अब ये रहा राजपुत्र, राजपुत्र हमारा ये एक समास है, ठीक है। अब इसका सब समास विग्रह करेंगे, समस्त पद है कुल मिलाकर, जो इसका हम समास विग्रह करेंगे, जो यही बीच में जुड़ रहा है, जो इसके राजा का पुत्र, राजा और पुत्र के संबंध को जोड़ रहा है, वही क्या है, समास विग्रह, यानी कि इस पूरक कहते हैं समास विग्रह। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे वाला पढ़ते हैं कि अब देखो ये चीज़ हम इसमें और समझते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण, यानी कि किसमें कौन से पद की प्रधानता है उस समास में होगा। ये आपको पहले से बता दे रहे हैं कि पूर्व पद की जो प्रधानता होती है वो अव्ययी भाव समास में होती है। उत्तर पद की जो प्रधानता होती है किसमें होती है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में। और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व में। दोनों पद प्रधान, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होंगे। साथ ही साथ दोनों पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान समास हो, किसमें, बहुब्री में। किसी तीसरे पद के समान यहाँ पर किसी तीसरे पद की क्या दिखाई जाएगी, प्रधानता दिखाई जाएगी, वही क्या है, बहुब्री समास है। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक समास से। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम अव्ययी भाव समास। और जितने भी स्टूडेंट अभी भी बिना कॉपी पेन के बैठे हो वो कॉपी पेन ले लें, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ाई के साथ साथ लिखते चलेंगे वो आपको 100% याद रहेगा। यदि आप सिर्फ ऐसे बैठ के केवल पढ़ रहे हैं, बस पढ़ने तरह रहे, हम पढ़ लिए हमें आ गया, तो आप पक्का, आपको समय, मुझे मालूम है आपको आ जाएगा, आप पढ़ने में तेज हो, पर आप भूल जाओगे। ये असर है, ये मनोविज्ञान कहता है कि आप कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं और ज़रूर भूलेंगे, लेकिन आप उसे लिख लिख करके प्रैक्टिस करके पढ़ते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई होप अब आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठे होंगे। चलिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है अर्थात प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसे रहता है। जो अव्यय का पद है उसका लिंग, वचन, कारक ये सब कुछ नहीं बदल, जैसा है सेम टू सेम वैसा रहेगा। इसका सिंपल सा समझो एग्जाम्पल, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, बस। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि पूर्व पद ही क्यों प्रधान है, उत्तर पद क्यों प्रधान नहीं है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब शक्ति के अनुसार में हमारा क्या बन रहा है, पूर्व पद क्या हो रहा है, शक्ति हो रहा है, और उत्तर पद क्या हुआ, अनुसार। मतलब कि शक्ति मेन चीज क्या है, क्या अनुसार मेन शब्द है, अनुसार है मेन शब्द। अनुसार मतलब किसके अनुसार चल रहा है, कोई मेन होगा ना उसका, उसका मेन यही है शक्ति। ठीक, तो ये शक्ति क्या बन गया, पूर्व पद बन गया, अनुसार क्या हो गया, उत्तर पद। इसी तरीके से और सारे हैं, जैसे यथा नियम, नियम के अनुसार, इसमें नियम पूर्व पद है और यही नियम प्रधान है। और प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर के जन्म क्या बन गया, सब पूर्व पद, और क्या इससे क्या हो गई, प्रधानता। और यथासाध्य, धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, आमरण, यथाकाम। ठीक, ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल है। इसमें इन जो हमने एग्जाम्पल आपको दिया है इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल सिंपल भी है, आसान भी, और क्वेश्चन पूछे जाने वाले भी हैं, तो इसलिए इस बात से ध्यान से पढ़ना, हो सकता है इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। अब हम तो पेपर बना तो रहे नहीं हैं,
हम पेपर बनाएंगे, हम आपको बताएंगे नहीं रिजल्ट बस यही आने ही वाला पेपर में, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि हम टीचर से हम बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाते हैं, बार बार क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते इनमें से आ सकता है। अब एग्जैक्ट तो मालूम है नहीं कि नहीं यही वाला आएगा, हाँ इनके अंदर से कोई ना कोई एक आएगा, आप ध्यान से उसे पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें तत्पुरुष समास पढ़ना है नहीं, अब सीधा हम चलते हैं तत्पुरुष समास को छोड़ करके कर्मधारय समास पर, कि कर्मधारय समास क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें बेसिक सा याद रखिए, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। क्यों प्रधान होता है? इसमें उपमेय और उपमान की तरह चलता है, यानी जो दूसरा पद हो, जो पहला पद होगा दूसरे पद क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। ठीक है, हमेशा विशेषता बताएगा। चलिए अब इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण ये हमारा क्या है, मुख्य पद है, एक उत्तर पद है, ये हमारा मुख्य पद है, ये इसकी कमल इसकी विशेषता तरक। भाई जो चरण है प्रभु के वो कमल के समान एकदम कोमल है, मतलब जैसे कमल होता है एकदम कोमल और एकदम सुंदर, उस तरीके से दिख रहे हैं। ऐसे नील गगन, नीला है जो गगन। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी कर्मधारय समास पहचानना हो उसमें के समान, है, जैसा और जो, यही ध्यान समझ लीजिए। के समान, ताकि आप भूले नहीं, पहचान सकें। के समान, है, जो और जैसा, ये अगर चारों वाचक शब्द हैं, अगर ये चारों शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। समझिए, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, मुख क्या है इसमें, चेहरा क्या है इसमें, यही मुख्य है। क्यों है? क्योंकि ये चंद्रमा इसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो उसका चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा किसी मुख के समान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो चेहरा है चंद्रमा के समान सुंदर हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो वैसा है, इसलिए इसमें मुख्य क्या है, उत्तर पद है और वही प्रधान पद है। ठीक, इस तरह से पीताम्बर है, पीत है जो अंबर, महात्मा है, महान है जो आत्मा, लाल मणि है, लाल है जो मणि। इस तरह से एग्जाम्पल आपको दिए गए। इन उदाहरणों को आप ध्यान से पढ़िए और इसे याद करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है, पर कभी कभी, ये अपवाद है, कभी कभी हो सकता वरना होता नहीं है। ठीक, इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। अब इस समास में जो भी संख्या आएगी वो किसी एक समूह को दर्शाएगी, यानी कि बहुत बड़ा समूह है उसको दर्शाएगी, एक संख्या को नहीं दर्शाएगी, ये किसी समूह को दर्शाएगी, उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। ठीक, देखो द्विगु शब्द का जो मूल शाब्दिक अर्थ है वो है दो गायों का समूह। देखो इसमें जो द्विगु शब्द का है, द्विगु माने दो, और हाँ द्विगु नहीं, ये जो हाँ द्विगु समास है, द्वि माने दो और गु माने गाय, तो दो गायों का जो समूह है उसे कहते हैं द्विगु समास। इसके शब्द से पता चलता है कि हमें किसी समूह के बारे में समझना है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल है नवग्रह, नवग्रहों का समूह। क्या, नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समूह। देखो जो नवग्रह शब्द है इसमें ध्यान से समझिए कि इसमें किसी समूह की बात हो रही नहीं हो रही भाई, जो नवग्रह अर्थात अब आसमान में तो ग्रह जो हमने गिने हैं, जो हमने खोजा, जो हमने पाया वो 9 ही तो हैं। ठीक है, अब ये तो कह नहीं सकते कि 50 ग्रहों का समूह, हमेशा नवग्रह ही कहेंगे ना, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, एक समूह की बात हुई, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा द्विगु समास। अगला दोपहर, दोपहरों का समाहार, जब दो पहाड़ आपस में मिलते हैं तो बनता है दोपहर। ठीक, त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का समूह। ऐसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, समाहार समूह दोनों लगभग एक ही चीज है। ठीक, शताब्दी और पंसेरी, सतसई, चौगुनी, त्रिभुज, ये आदि क्या है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे देखिए, द्वंद्व कुछ इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं समझिए। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी पद, कोई पद गौड़ अर्थात कोई पद छोटा नहीं होता है,
और ये जो पद हैं एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। ऐसा मानता है कि ये पद क्या एक दूसरे के विलोम भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल मतलब समझेंगे, ठीक है। इसमें दोनों पद की प्रधानता होगी, साथ ही साथ ये जो पद होंगे एक दूसरे के विलोम होंगे लगभग में, कभी कभार एक आध दो होते हैं जिसमें नहीं होता है, बाकी सब में क्या होते हैं, विलोम होते हैं। और इसके पहचानने के लिए क्या होता है, और, अथवा, या, एवं, जो चार शब्द हैं इसके वाचक शब्द हैं, जो कि समास विग्रह में अगर आपको चीज दिखती है तो आप समझ जाइए किसमें कौन सा समास है, तो है इसमें द्वंद्व समास। देखिए, जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, अपना और पराया बिल्कुल विपरीत है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य बिल्कुल विपरीत है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण ये भी विपरीत है, ठीक। अन्न, अन्न जल, अन्न और जल ये भी विपरीत है। नर नारी, नर और नारी, इस तरह से दोष गुण, देश विदेश, अमीर गरीब, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आपको ध्यान से देखा, जब आपको समास पहचानना कौन सा समास है, समास विग्रह दिया गया है तो और, या, अथवा, एवं ये सब चीजें होंगी। और अगर इस समास दिया है उसमें ये डैश, अगर डैश दिख गया समझ जाओ क्या है उसमें, द्वंद्व समास। संख्या दिख गया क्या है इसमें, द्विगु समास। इस तरह से हम इसे पहचानेंगे, ठीक। चलिए अगला, अगला है बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। सबसे आसान, सबसे सस्ता जहाँ तक हमें लगता है ये है सबसे आसान और समास है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दो पद मिल करके किसी तीसरे पद की प्रधानता हमें बताते हैं, ठीक है। अब कैसे बताते हैं इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक। हाँ, इसका जो वाचक शब्द समास विग्रह करने के बाद वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। चलिए समझते एग्जाम्पल से। गजानन, गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका। अब गज का आनन है जिसका, इसमें कौन सा पद है, गज प्रधान है कि आनन प्रधान है। भाई गज मतलब हाथी है, ठीक है, आनन मतलब सिर है, तो हाथी के समान सिर है, पर इसमें दोनों प्रधान नहीं लग रहे। भाई हाथी के समान सिर है तो हम एक इंगित करें ना, किसी का हो सकता है, किसी का होगा, हमारे कहने से क्या लगे, हाथी के समान सिर है, तो भाई किसका है, मैंने सवाल है किसका है ये, तो किसका है ये, गणेश जी का है। तो किसी तीसरे की ओर इशारा हुआ ना, हमारे ओर तो हुआ नहीं, ना तो प्रथम पद की ओर इशारा हुआ, ना तो द्वितीय पद की ओर, ना तो उत्तर पद की ओर इशारा हुआ, ना तो पूर्व पद, ना तो उत्तर पद। इशारा किसकी ओर हुआ है, इसमें हुआ है तो तीसरे पद की ओर, तो इसीलिए इसमें क्या, बहुब्रीहि समास। चलिए ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके तीन नेत्र हैं, शिव के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भाई किसका कंठ है, ये कंठ मतलब गला, किसका गला नीला है, भगवान शिव का। अब क्यों नीला है ये आपको पता है, पता है आपको, अगर जिसे भी पता हो तो वो कमेंट में जरूर बताएगा, छोटी सी 2-4 लाइन बता दे बस उसके बारे में, तो कंठ नीला क्यों हुआ, ठीक। चलिए हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे ध्यान से, किसने इसका कमेंट में जवाब दिया है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी का। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो आपको सबको मालूम होगा हर साल आप मनाते हैं इसको दशहरा, तो किसका वो, रावण का है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, विष्णु जी हैं। पीताम्बर, चक्रधर और बीड़ापारी, श्वेतांबर, ये तमाम इससे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा समास किसे कहते हैं, हमें कक्षा 10 में कौन कौन से पढ़ने हैं, आपको 5 पढ़ने तक तो इसको छोड़ करके। इसी के अंदर से आपको MCQ में क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप इसको जब डिटेल में पढ़े रहेंगे, जिस तरह से हमने पढ़ाया आपको इससे बिल्कुल याद रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, और आप अगर लिखे होंगे आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से MCQ को सॉल्व कर सकें। यदि आपसे नहीं हम MCQ को ही रट के जाएंगे तो कर पाएंगे, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, आपसे ज़रूर छूटेगा क्वेश्चन, आप वहाँ पर भूल जाएंगे हमें इसका आंसर कौन सा होगा। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़े रहेंगे आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ क्लियर होगी। धन्यवाद।